हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बेल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं या इंटर्न हैं वो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बेल ऑर्डर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि वो अपने सीनियर्स के साथ जब जाते हैं बेल लगाने के लिए किसी वकील की, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और किस किस तरीके से कोर्ट के डिसीजन होते हैं बेल ऑर्डर पर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जब वो बेल पर ऑर्डर देते हैं, किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो बेल ऑर्डर जो हमारा आया है ये रिलेटेड था मर्डर के केस का, कॉन्स्पिरेसी के केस का, और एक से ज़्यादा इसमें एक्यूज थे। साथ ही इसमें आर्म्स एक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है इस मामले के अंदर। तो केस के पूरे फैक्ट क्या हैं, इससे पहले आपको ये जो जजमेंट है ये दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। केस का नाम है सागर एरिया स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और बात करें इस केस के फैक्ट क्या है, यानी प्रोसिक्यूशन का क्या मामला था उसको समझते हैं। पूरा केस के फैक्ट क्या है और प्रोसिक्यूशन ने क्या पॉइंट रखे जब ये बेल मांगी गई एप्लीकेंट के द्वारा। तो इनका कहना है कि 26 दिसंबर 2018 को लगभग 7:30 बजे पर बवाना बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव मिलता है। उसके बाद उस शव की पहचान की जाती है, यानी बॉडी मिलती है, उसकी पहचान की जाती है, और उसकी जो बॉडी मिलती है उस पर गोली लगने की चोट थी। मौके पर कोई भी आई विटनेस नहीं था। पुलिस ने मौके का फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किया, साथ ही उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई। उसके बाद जो मृतक है उसके बेटे ने बयान दिया पुलिस को कि मेरे पिता को इस व्यक्ति ने मारा है, जो कि इस बेल एप्लीकेशन में एप्लीकेंट नहीं है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात की गई, मतलब जो को अक्यूज्ड है उसकी बात की गई। इस एप्लीकेंट के अगेंस्ट ये एलिगेशन नहीं है कि उसने ही गोली मारी है, किसी और ने मारी है। ये मृतक के बेटे ने पुलिस वालों को स्टेटमेंट दी है। अब यहाँ पर जो मेन अक्यूज्ड है, जो मृतक के बेटे हैं, जिसने ये स्टेटमेंट दी कि इस व्यक्ति ने मेरे पिताजी को, मेरे फादर को मारा है, उसको जो है पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। और उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। जब वह अपनी गवाही देता है तो उस गवाही में वो एक चीज़ डिस्क्लोज करता है। वो ये कहता है कि इस केस में मेरे साथ ये व्यक्ति भी शामिल था, और वो इस बेल एप्लीकेशन में एप्लीकेंट है, यानी कि वो उसका साथी बन गया उस मर्डर केस में। उसे हम एक इंग्लिश का वर्ड है एकम्प्लायंस, यानी कि जो किसी को किसी क्राइम को करने में साथी बन जाता है उसे हम एकम्प्लायंस कहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या थी, हाई कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेंट को घटना से जोड़ने के लिए मुख्यतः जो दूसरा को अक्यूज्ड है उसकी पुलिस कस्टडी में दिए गए कन्फेशन स्टेटमेंट पर भरोसा करते हुए इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने पाया कि इस कन्फेशन के अलावा एप्लीकेंट को अपराध से जोड़ने वाला कोई अन्य ठोस एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। अब यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट की गई, जो एप्लीकेंट है उसके तरफ से प्रेजेंट हुए काउंसिल ने, उसने ये कहा, उसने बेल मांगने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या रखा कि जो इस केस के अंदर क्यों अक्यूज्ड है
उसको पहले ही बेल मिल चुकी है, तो इसी आधार पर हमें भी बेल दी जानी चाहिए, जिसके लिए एक लीगल वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है पैरिटी। पैरिटी के आधार पर। अब ये पैरिटी क्या है? पैरिटी का मतलब होता है समान केस है, उसमें एक से ज़्यादा दो अक्यूज्ड है, दोनों का सेम रोल है, एक अक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है, इसी आधार पर दूसरे को भी मिल जाए। यदि समान परिस्थिति वाले को अक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है और अपने विरुद्ध उसके अलग मौजूदा मटेरियल नहीं है, तो आपको भी समान आधार पर बेल देने पर विचार किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर कर सकती है। अब स्टेट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट रही, इस अप्लीकेंट की बेल को रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या पॉइंट रखे? पहला पॉइंट उन्होंने रखा कि जो ये पर्टिकुलर अप्लीकेंट है, इसके अगेंस्ट में दो और क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उन दोनों मामलों में ये बेल पर है। अप्लीकेंट ने टीआईपी ज्वाइन नहीं की है। टीआईपी का मतलब होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, यानी कि पहचान करना, यानी कि जिसका मर्डर हुआ है या जो इसमें विक्टिम है उसके जानने वाले जो भी है, वो एक तरीके से बहुत सारे एक्यूज को ऐसे लाइन से खड़ा किया जाता है और वो पहचान करता है कि एक्चुअली में इस व्यक्ति ने मर्डर किया है। तो अप्लीकेंट ने टीआईपी ज्वाइन करने से मना कर दिया, ये ग्राउंड रखा गया। और मृतक के परिवार वालों ने भी इस बेल को एक्सेप्ट ना करने के लिए रिक्वेस्ट की है। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई। अब अप्लीकेंट के विरुद्ध जो मेन एक्यूज्ड है, उसकी पुलिस कस्टडी कन्फेशन के अलावा कोई अन्य बरामद एविडेंस नहीं थे और स्टेट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। स्टेट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि जो दूसरा एक्यूज्ड है जिसको बेल मिल चुकी है, उसने भी टीआईपी एक्सेप्ट नहीं की थी, टीआईपी को ज्वाइन नहीं किया था। अब कोर्ट का यहाँ पर क्या पॉइंट रहा? कोर्ट ने तीन बातों को यहाँ पर देखा। पहली बात थी कि कन्फेशन के आधार पर ही जो अप्लीकेंट है उसे अरेस्ट किया गया है, इसके अलावा कोई भी और सबूत नहीं है जिसके बेसिस पर यह साबित हो सके कि इसने ही मर्डर में पूरा सहयोग किया है। दूसरा है को एक्यूज को बेल मिल चुकी है, इस आधार पर भी इस बात को भी कोर्ट ने कंसीडर किया। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि टीआईपी से इनकार करना पर्याप्त नहीं है कि अप्लीकेंट ने टीआईपी में भाग लेने से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई अतिरिक्त मौजूद एविडेंस नहीं दिखाया जिससे अप्लीकेंट को अलेज मर्डर से सीधे जोड़ा जा सके। तो ये तीन पॉइंट यहाँ पर कोर्ट ने देखे और इन द एंड क्या है, बेल ग्रांट कर दी गई 10,000 के पर्सनल बॉन्ड पर, 10,000 का श्योरिटी बॉन्ड पर। तो ये था पूरा मामला, जो कि बेल ऑर्डर आपको दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। केस कौन सा है मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, उसे आप देखकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका सारांश क्या रहा? इसका सारांश यही रहा, पैरिटी के बेसिस पर और अप्लीकेंट के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत नहीं है, केवल कन्फेशन स्टेटमेंट है को एक्यूज की, उसके बेसिस पर इसे अरेस्ट किया गया है। इसमें 302 मर्डर, 120 बी आईपीसी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 34 आईपीसी की कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 25 और 27 आर्म्स एक्ट की, क्योंकि इसमें हथियार का प्रयोग किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ। अगर आपका किसी पॉइंट पर, किसी लो पॉइंट पे क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी जजमेंट को समझना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।